नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आसान भाषा में समझने वाले हैं। जी हाँ। आज हम पौधों के किचन में चलेंगे। किचन, ये दिलचस्प है। हाँ, और देखेंगे कि वे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और ये प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये कैसे और कहाँ होता है, और ये पृथ्वी पर जीवन के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या? अगर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ हाँ, तो ये वो प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। मतलब सूरज की रोशनी, हवा और पानी का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, क्लोरोफिल की मदद से पौधे सूरज की ऊर्जा को एक तरह से अपने भोजन यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अच्छा, और इस पूरी प्रक्रिया का एक रासायनिक समीकरण भी है ना? जी, और वो बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों जरा ध्यान दीजिए। समीकरण कुछ ऐसा है, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, फिर प्लस 12H2O, मतलब पानी के 12 अणु। और ये दोनों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं C6H12O6। ये है ग्लूकोज, पौधे का असली भोजन, उसकी ऊर्जा। और इसके साथ बनता है प्लस 6H2O यानी पानी के 6 अणु, और प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन के 6 अणु। वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, यही वो ऑक्सीजन है जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। तो पौधे न सिर्फ अपना खाना बना रहे हैं, बल्कि हमें जीवन देने वाली गैस भी बना रहे हैं हर पल। ये तो कमाल है। अच्छा, अब ये जानना दिलचस्प है कि ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। इसके कुछ चरण है, राइट? जी, और ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिए। मुख्य रूप से 3 चरण हैं। ठीक है, तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है ऊर्जा का अवशोषण, मतलब एनर्जी एब्जॉर्प्शन। और ये कैसे होता है? इसमें पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है ना, हाँ, वो हरा वाला पदार्थ। भाई, वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को सोख लेता है। अच्छा, ये बिल्कुल एक सोलर पैनल की तरह काम करता है जो सूरज की धूप को इकट्ठा करता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, सोलर पैनल। ठीक है, तो ऊर्जा सोख ली, अब आगे? अब आता है दूसरा चरण, ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी कन्वर्जन। मतलब उस सोखी हुई ऊर्जा को बदलना। बिल्कुल। इस चरण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और एक बहुत जरूरी चीज होती है, पानी का अणु H2O, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अच्छा, यहीं पर ऑक्सीजन बनती है। जी हाँ। ठीक है, तो पहला चरण ऊर्जा सोखना, दूसरा उसे बदलना और पानी को तोड़ना। अब तीसरा और अंतिम चरण? तीसरा चरण है अपचयन या रिडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अपचयन होता है और उससे बनता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, पौधे का भोजन, C6H12O6। बिल्कुल सही। तो इन 3 चरणों में पौधे का खाना तैयार हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब सवाल ये उठता है कि पौधों में ये पूरी फैक्ट्री, ये प्रक्रिया आखिर होती कहाँ है? इसका जवाब है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पौधे की कोशिकाओं के अंदर मौजूद हरे रंग के छोटे छोटे अंग हैं। अच्छा, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं। सारा क्लोरोफिल इन्हीं के अंदर पैक होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट ही पौधे का असली किचन है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब भोजन बनाने के लिए कच्चा माल भी तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो पौधे ये कच्चा माल कैसे लेते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आती है। पत्तियों की सतह पर ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। अच्छा, उन्हें कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा। स्टोमेटा। CO2 उन्हीं से अंदर आती है। और दूसरा कच्चा माल पानी? पानी तो हम सब जानते हैं, पौधे अपनी जड़ों मतलब रूट्स द्वारा मिट्टी से सोखते हैं। तो रंध्र पत्ती की नाक की तरह काम करते हैं और जड़ें पानी पीने के लिए स्ट्रॉ की तरह। वाह, क्या बढ़िया तरीका है समझाने का। बिल्कुल सही। चलिए इन रंध्रों मतलब स्टोमाटा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ छेद तो नहीं होंगे? नहीं, हर रंध्र या छिद्र जो है ना, वो 2 खास कोशिकाओं से घिरा होता है। और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स। द्वार कोशिकाएं मतलब गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड की तरह काम करती है? एकदम। ये द्वार कोशिकाएं ही छिद्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। ये कैसे होता है? वो खुलती और बंद कैसे होती है? जब इन द्वार कोशिकाओं में पानी भरता है तो वे गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाता है। और जब पानी निकल जाता है? तो वे सिकुड़ जाती हैं और छिद्र बंद हो जाता है। मतलब पानी के दबाव से ये पूरा सिस्टम चलता है। जी। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है।
मरुस्थलीय पौधों के बारे में। बताइए, वो पानी बचाने के लिए क्या करते हैं कि दिन में अपने रंध्र बंद रखते हैं। दिन में? हाँ। लेकिन धूप तो दिन में ही होती है। हाँ, वो रात में अपने रंध्र खोलकर कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर लेते हैं। अच्छा। फिर दिन में जब सूरज निकलता है तो दरवाजे बंद करके उस जमा की हुई CO2 से अपना भोजन बनाते हैं। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है पानी बचाने का, है ना? अच्छा, तो ग्लूकोज तो बन गया, लेकिन क्या पौधे को बढ़ने के लिए सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हमें सिर्फ चीनी खा के काम नहीं चलता, उन्हें भी दूसरे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे कि? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन। ये सब बहुत जरूरी है। और ये उन्हें कहाँ से मिलते हैं? ये भी वो मिट्टी से ही लेते हैं, जड़ों के माध्यम से। नाइट्रोजन तो हवा में भी बहुत है। जी, लेकिन पौधे उसे सीधे हवा से नहीं ले सकते। वे उसे मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। समझ गया। अब एक और सवाल, जब भोजन बन गया, मान लीजिए जरूरत से ज्यादा बन गया, तो पौधे उस बची हुई ऊर्जा का क्या करते हैं? उसे स्टोर कर लेते हैं भविष्य के लिए। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। स्टार्च? हाँ, वे अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च में बदलकर जमा कर लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे हम अतिरिक्त भोजन को बाद के लिए बचा कर रखते हैं। और जंतुओं में हम ऊर्जा कैसे स्टोर करते हैं? जंतुओं में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। बहुत बढ़िया। तो पौधे स्टार्च के रूप में और जंतु ग्लाइकोजन के रूप में। बिल्कुल। अब विज्ञान तो प्रमाण पर आधारित है, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम ये सिद्ध कर सकें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड वाकई में आवश्यक है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसके लिए बहुत ही सरल से प्रयोग हैं। चलिए उन पर बात करते हैं। विद्यार्थियों, इन प्रयोगों को ध्यान से समझिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रयोग, ये साबित करने के लिए कि क्लोरोफिल जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक विचित्र पत्ती लेते हैं, मतलब वेरीगेटेड लीफ, जिसका कुछ हिस्सा हरा हो और कुछ सफेद या पीला। हाँ, जैसे मनी प्लांट की पत्ती। ठीक है। फिर उसे पहले पानी में और फिर अल्कोहल में उबालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसका सारा हरा रंग यानी क्लोरोफिल निकल जाए, पत्ती रंगहीन हो जाए। अच्छा, डीकलराइज करने के लिए। बिल्कुल। अब इस रंगहीन पत्ती पर हम आयोडीन का घोल डालते हैं। और नतीजा क्या होता है? नतीजा बहुत दिलचस्प होता है। हम देखते हैं कि पत्ती का केवल हरा हिस्सा ही नीला काला होता है। वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ना? इससे ये साबित होता है कि स्टार्च यानी भोजन केवल वहीं बना जहां क्लोरोफिल था। बिल्कुल। जहां क्लोरोफिल नहीं था, वो हिस्सा नीला काला नहीं हुआ। बहुत साफ प्रमाण है ये तो। अब दूसरा प्रयोग, ये साबित करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ये कैसे करेंगे? इसके लिए हम 2 गमलों वाले पौधे लेते हैं। ओके। और दोनों को अलग अलग कांच के बेल जार से ढक देते हैं। ठीक है, एयर टाइट कर दिया। हाँ, अब एक जार ए के अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH रख देते हैं। KOH, वो क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जार के अंदर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। अच्छा। तो पौधे ए को CO2 नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और दूसरे जार बी में हम ऐसा कुछ नहीं रखते। फिर दोनों को कुछ घंटों के लिए धूप में रख देते हैं। और फिर जब दोनों पौधों की एक एक पत्ती का आयोडीन परीक्षण किया जाता है, जी। तो हम देखते हैं कि जिस पौधे ए को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, उसकी पत्ती नीली काली नहीं होती। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी भोजन बनाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी। तो आज की चर्चा का सार क्या निकलता है? सार ये है कि जीवन को चलाने के लिए पोषण, श्वसन जैसी प्रक्रियाएं बहुत मौलिक हैं। और हमने जाना कि जीव या तो स्वपोषी होते हैं, जैसे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, या फिर विषमपोषी, जैसे हम सब जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रकाश संश्लेषण वो अद्भुत शक्ति है जो सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी पर लगभग सभी जीवों के लिए प्रयोग करने योग्य रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज में बदलती है। तो इन प्रक्रियाओं को समझना एक तरह से जीवन के तंत्र को समझना है। बिल्कुल। उम्मीद है आपको प्रकाश संश्लेषण की ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आया हो तो दोबारा रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।